नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। मेरी शेली का मशहूर उपन्यास फ्रैंकनस्टाइन। हमारे पास इस पर कुछ काफी दिलचस्प विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से वो बातें निकाले जो इसे आज भी इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसे तो पहला साइंस फिक्शन उपन्यास भी कहते हैं। और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इसमें महत्वाकांक्षा, अकेलापन, जिम्मेदारी, विज्ञान की नैतिकता, कितने सारे बड़े सवाल हैं। तो चलिए इन सब परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये भी सोचना जरूरी है कि ये 1818 में आई, मतलब विज्ञान उस वक्त तेजी से बढ़ रहा था, एक नया दौर था, तो लोगों में उम्मीदें भी थीं और एक तरह का डर भी था। मेरी शैली ने उस वक्त की नब्ज को बहुत अच्छे से पकड़ा है। विश्लेषण यही दिखाते हैं कि उपन्यास उसी दौर की चिंताओं और उम्मीदों को दिखाता है। और ये बात तो मुझे हमेशा हैरान करती है कि मेरी शैली ने ये सब तब लिखा जब वो सिर्फ 18 या 19 साल की थीं। मतलब ये अपने आप में सोचने वाली बात है। हाँ, और इसकी जो बनने की कहानी है वो भी कम नाटकीय नहीं है। जानकारी यही बताती है कि 1816 का जो साल था, यूरोप में उसे बिना गर्मी का साल भी कहते हैं। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटा था, टेम्बोरा, और उसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। यूरोप में भयानक ठंड, बारिश। अच्छा। हाँ, तो उसी माहौल में मैरी, उनके होने वाले पति पर्सी शेली, लॉर्ड बायरन और कुछ दोस्त जिनेवा झील के पास थे। मौसम इतना खराब था कि वो ज्यादातर अंदर ही रहते थे। और वहीं उन्होंने शर्त लगाई कि कौन सबसे डरावनी कहानी लिखेगा। ओहो, तो फ्रैंकेनस्टाइन उस शर्त का नतीजा है। बिल्कुल, फ्रैंकेनस्टाइन वहीं से निकला। और वो जो माहौल था ना, अंधेरा, उदासी, ठंड, वो उपन्यास के गॉथिक माहौल में साफ झलकता है। गॉथिक माहौल, हाँ, मतलब वो रहस्य, डर, उदासी वाला फील है ना। बिल्कुल सही। वो कहानी के मूड के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अगर कहानी की बनावट देखें तो इसकी शुरुआत थोड़ी अलग है। ज्यादातर विश्लेषण कहते हैं कि ये फ्रेम नैरेटिव है, यानी कहानी के अंदर कहानी। हाँ, वो चिट्ठियों वाला हिस्सा, रॉबर्ट वॉल्टन है जो आर्कटिक जा रहा है खोज पर। वही और अपनी बहन को चिट्ठियां लिख रहा है। वॉल्टन खुद भी ज्ञान और नाम का भूखा है, कुछ कुछ विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जैसा ही। तो आर्कटिक की उस बर्फीली वीरानी में उसे एक आदमी मिलता है, लगभग मरणासन्न हालत में, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। और फिर विक्टर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। ये फ्रेम नैरेटिव सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, जैसा स्रोत बताते हैं। ये शुरू से ही वो अकेलापन, महत्वाकांक्षा और प्रकृति से खिलवाड़ के अंजाम जैसे थीम सेट कर देता है। तो आते हैं विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन पर। ये कौन है? स्रोत उसे कैसे देखते हैं? अब विक्टर जिनेवा का एक बहुत होनहार नौजवान है। विज्ञान में उसकी गहरी रुचि है, खास तौर पर जीवन और मृत्यु के रहस्य में। यूनिवर्सिटी जाता है, नया विज्ञान पढ़ता है, पर उस पर वो पुराने कीमियागरी वाले विचारों का भी असर है। और स्रोतों में ये बात साफ है कि विक्टर की महत्वाकांक्षा सिर्फ जानने की नहीं है। वो मौत को हराना चाहता है, जीवन बनाना चाहता है। मतलब एक तरह से वो ईश्वर की भूमिका निभाना चाहता है। और यहीं पर वो पूरा टाइटल फ्रैंकेनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमीथियस काम आता है। सही कहा। एकदम सही। प्रोमीथियस, जिसने देवताओं से आग चुराई इंसानों के लिए और सजा भुगती, विक्टर भी वही ज्ञान की आग हासिल करना चाहता है, प्रकृति के राज चुराना चाहता है। लेकिन जैसा विश्लेषण बताते हैं, वो नतीजों के बारे में सोचता ही नहीं। उसका जुनून उसे अंधा कर देता है। ये सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं रह जाती, ये अहंकार और हद से ज्यादा आत्मविश्वास बन जाता है। और फिर वो पल आता है जब वो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी कामयाबी ही उसकी सबसे बड़ी नाकामी बन जाती है ना। वो अलग अलग शरीरों के हिस्सों को जोड़कर एक जीव बनाता है, उसमें जान डालता है। हाँ, पर जैसे ही वो जीव अपनी आंखें खोलता है, विक्टर उसकी शक्ल, उसके रूप को देखकर डर जाता है। भयानक लगता है उसे वो। जिस रचना पर उसने इतनी मेहनत की, इतना जुनून लगाया, उसे वो नफरत और डर के मारे अकेला छोड़कर भाग जाता है। ओह। और यहीं पर कहानी का नैतिक सवाल खड़ा होता है। ज्यादातर विश्लेषण इसी बात पर जोर देते हैं कि ये विक्टर की सबसे बड़ी नैतिक भूल थी। उसने जीवन बनाया तो, पर उसकी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर उस प्राणी का क्या होता है जिसे लोग अक्सर राक्षस या मॉन्स्टर कह देते हैं? वो प्राणी, जिसे उपन्यास में ज्यादातर सिर्फ द क्रीचर यानी जीव कहा गया है, वो दुनिया में बिल्कुल अकेला आता है, अनजान। उसका बनाने वाला ही उसे ठुकरा देता है, लेकिन वो शुरू में बुरा नहीं होता। अच्छा। हाँ, विश्लेषण ही साफ करते हैं कि वो संवेदनशील है, सीखना चाहता है। वो छुपकर एक परिवार को देखता है, डीलेसी परिवार को, उनकी भाषा सीखता है, इंसानी भावनाएं, प्यार, दया, ये सब समझता है, और वो उनसे जुड़ना चाहता है बहुत शिद्दत से।
लेकिन जब वो कोशिश करता है उनसे मिलने की। तो उसकी जो भयानक शक्ल है उसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और उसे भगा देते हैं। ये अनुभव और समाज से बार बार मिलने वाली नफरत, तिरस्कार, ये उसके अंदर बहुत गहरा दर्द और गुस्सा भर देते हैं। यहीं पर वो प्रकृति बनाम पोषण यानी नेचर वर्सेस नर्चर वाला क्लासिक सवाल उठता है, जिसे कई स्रोत हाईलाइट करते हैं। क्या वो प्राणी पैदाइशी बुरा था या समाज के बर्ताव और उसके अकेलेपन ने उसे वैसा बना दिया? उसकी कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्रूरता अक्सर पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। इस सब के बाद वो क्या करता है? प्राणी विक्टर को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, अपना अकेलापन, अपना दर्द, समाज का रवैया, और वो विक्टर से एक बहुत ही मानवीय पर चौंकाने वाली मांग करता है। क्या मांग? वो कहता है कि उसके लिए उसी के जैसी एक साथी बनाओ, एक महिला प्राणी, ताकि वो इस दुनिया में अकेला ना रहे। वो वादा भी करता है कि अगर उसे साथी मिल गया तो वो दोनों इंसानों से बहुत दूर चले जाएंगे और किसी को कभी परेशान नहीं करेंगे। और विक्टर, क्या वो मानता है? उसे अपनी गलती का एहसास होता है? शुरू में तो हाँ, प्राणी की कहानी सुनकर, उसका दर्द देखकर विक्टर पिघल जाता है। वो मान जाता है और एक महिला प्राणी बनाना शुरू भी कर देता है। लेकिन काम पूरा होने से पहले ही वो डर जाता है। डर जाता है? किस बात से? वो सोचने लगता है, क्या होगा अगर ये दोनों मिलकर और ज्यादा तबाही मचाएं? क्या होगा अगर इनके बच्चे हुए और वो पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन गए? इस डर में वो अपने हाथों से उस आधी बनी महिला प्राणी को नष्ट कर देता है। ओह, ये तो हाँ, ये क्षण, जैसा विश्लेषण बताते हैं, विक्टर के चरित्र की एक और परत खोलता है। क्या ये उसकी समझदारी थी या फिर से अपनी जिम्मेदारी से भागना? प्राणी के लिए तो ये सबसे बड़ा धोखा था। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। जाहिर है। उसका सारा दुख, सारा अकेलापन अब भयानक गुस्से और बदले की आग में बदल जाता है। वो विक्टर से कहता है, मैं तुम्हारी शादी की रात तुम्हारे साथ होऊंगा। वो कसम खाता है कि वो विक्टर को भी उतना ही अकेला बना देगा जितना वो खुद है। और इसके बाद कहानी पूरी तरह त्रासदी बन जाती है। हाँ, प्राणी अपना बदला लेना शुरू करता है और वो ऐसे तरीके चुनता है जिससे विक्टर को सबसे ज्यादा तकलीफ हो। वो विक्टर के छोटे भाई विलियम को मार डालता है, फिर विक्टर के सबसे अच्छे दोस्त हेनरी क्लरवाल उसकी हत्या कर देता है, और आखिर में अपनी धमकी पूरी करता है। विक्टर की शादी की रात उसकी पत्नी एलिजाबेथ को मार डालता है। हे भगवान! हर मौत विक्टर को और गहरे दुख, अपराध बोध और बदले की भावना में डुबोती जाती है। तो विक्टर की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ उस प्राणी को ढूंढकर खत्म करना रह जाता है। बिल्कुल। वो उसका पीछा करता है दुनिया भर में, यहां तक कि आर्कटिक की बर्फीली वीरानी तक। और कहानी वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी, वॉल्टन के जहाज पर आर्कटिक में। विक्टर बहुत कमजोर, बीमार हालत में वॉल्टन को अपनी कहानी सुनाता है और वहीं मर जाता है। और उस प्राणी का क्या होता आखिर में? विक्टर के मरने के बाद वो प्राणी वॉल्टन के सामने आता है। वो विक्टर की लाश पर दुख जताता है। दिलचस्प बात यह है, जैसा कुछ विश्लेषण कहते हैं, कि वो अपने किए पर पछतावा तो दिखाता है, पर साथ ही अपने दर्द और अकेलेपन को भी सही ठहराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अब जब उसका बनाने वाला ही नहीं रहा तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं। वो वॉल्टन से कहता है कि वो अब दूर जाकर आत्मदाह कर लेगा ताकि उसका कोई निशान भी न बचे। इस तरह बनाने वाला और उसकी रचना दोनों का अंत बहुत दुखद होता है। तो इस पूरी कहानी से क्या निचोड़ निकलता है? 2 सदियों बाद भी यह हमें क्या सिखा रही है? स्रोतों के हिसाब से मुख्य संदेश क्या है? कई गहरे संदेश हैं इसमें। पहला तो, जैसा हमने कहा, वो बेलगाम महत्वाकांक्षा का खतरा। विक्टर का ज्ञान और शक्ति पाने का जुनून उसे अंधा बना देता है और आखिर में सब कुछ तबाह कर देता है। दूसरा, अकेलापन और समाज से निकाले जाने का भयानक असर। प्राणी की कहानी दिखाती है कि प्यार और अपनेपन की कमी किसी को कैसे हिंसा की तरफ धकेल सकती है। और वो जिम्मेदारी वाली बात, वो शायद सबसे अहम है। निश्चित रूप से। बनाने वाले की अपनी रचना के प्रति जिम्मेदारी। विक्टर ने जीवन तो बना दिया, पर उसे संभाला नहीं, उसे अपनाया नहीं। ये विज्ञान और तकनीक के लिए एक हमेशा प्रासंगिक रहने वाला सवाल है। ज्ञान और शक्ति के साथ कौन सी नैतिक जिम्मेदारी आती है? सिर्फ कुछ बना देना काफी नहीं है, उसके नतीजों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। और फिर वो सवाल जो हमेशा उठता है कि असली राक्षस कौन था? वो प्राणी जिसे समाज ने ठुकरा दिया, या विक्टर जिसने उसे बनाकर छोड़ दिया? हाँ, ये सवाल कहानी के बिल्कुल केंद्र में है और शायद जानबूझकर इसे थोड़ा धुंधला छोड़ा गया है। कई विश्लेषण ये तर्क देते हैं कि विक्टर का अहंकार, उसकी लापरवाही, उसका जिम्मेदारी से भागना उसे ज्यादा बड़ा राक्षस बनाता है। जैसा एक जगह कहा गया है,
असली डर उस प्राणी की शक्ल में नहीं, बल्कि इंसान के घमंड, डर और सहानुभूति की कमी में है। कहानी हमें सतह के नीचे देखने और ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम राक्षस किसे कहते हैं और क्यों। अगर साहित्यिक नजरिए से देखें तो इसका क्या महत्व रहा है? जैसा हमने शुरू में बात की, इसे काफी हद तक पहला साइंस फिक्शन उपन्यास माना जाता है। इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बनाया कि कैसे विज्ञान की संभावनाओं और उसके खतरों को कहानी के जरिए दिखाया जा सकता है। और ये गॉथिक हॉरर और एक दार्शनिक उपन्यास का बड़ा अनोखा मिश्रण है। और इसका असर तो आज तक है ना? फिल्मों में, नाटकों में, किताबों में। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रैंकेनस्टाइन और उसका प्राणी वो तो पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। वो वैज्ञानिक हठधर्मिता, अनैतिक प्रयोगों और अन्य यानी समाज से बाहर किए गए व्यक्ति के बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गए हैं। ये कहानी लगभग 200 साल बाद भी इतनी प्रासंगिक है, ये इसकी गहराई और दूरदर्शिता का सबूत है। तो ये थी मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन पर हमारी चर्चा, जिसमें हमने उपलब्ध विश्लेषणों और समीक्षाओं के जरिए कहानी की अलग-अलग परतों को समझने की कोशिश की। ये वाकई सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के स्वभाव, रचना, जिम्मेदारी और समाज की उलझनों पर एक बहुत गहरा विचार है। और ये विचार आज के ज़माने में शायद और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतनी तरक्की कर रहे हैं। ऐसे में फ्रैंकेनस्टाइन हमें बार बार याद दिलाता है कि हमें अपनी रचनाओं के प्रति कितना सावधान और जिम्मेदार होना होगा। हमारी बनाई चीज़ों के अनचाहे नतीजे क्या हो सकते हैं, और हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी तरक्की इंसानियत के लिए वरदान साबित हो, अभिशाप नहीं। उम्मीद है इस बातचीत से फ्रैंकेनस्टाइन को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। ये एक ऐसी किताब है जो हर बार पढ़ने पर नए सवाल खड़े करती है। चलिए, आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज जब हम इतनी नई तकनीकी चीजें बना रहे हैं, तो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी से हम सबसे अहम सबक क्या सीख सकते हैं? तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको आज के वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे खास लगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें प्रेरित करते हैं और नए कंटेंट लाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, नए विचार और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।